हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। हम जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री, इसमें आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट क्लास में आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम इस रिएक्शन को 6 स्टेप में पढ़ेंगे। और फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको डेराइव करना है हमें। फिर उसके बाद में हम इसका कैलकुलेट करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एंड फोर्थ जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट में। एंड सिक्स्थ, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में एग्जाम्पल जो है उनको। तो सबसे पहले बात आती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसको हम देखते हैं। एक सिंपल सी रिएक्शन जैसे कि R gives P, R फॉर रिएक्टेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी है। अब अपन जो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो कब हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? जब रिएक्शन की रेट प्रोपोर्शनल हो इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के। मीन्स अगर हम इसकी डिफाइन करें तो डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन की रेट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होती है, तो वो उसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखते हैं। ये जो रेट लिखी हुई है इसका डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस dr/dt। प्रोपोर्शनल की जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें थोड़ा आपको ये भी बता दूं, मान लो ये तो अभी एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी है R gives P। अगर मान लो ऐसी कोई रिएक्शन हो जैसे कि A + B ऐसे लिखा हुआ हो और कोई प्रोडक्ट बनता हो, तो इस रिएक्शन के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसकी रेट जो है प्रोपोर्शनल होगी ओनली A के। और ये भी हो सकता है कि उसकी जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगी ओनली B के। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर मान लो ऐसी रिएक्शन है कोई जिसमें एक ही रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है मैंने, तो यहाँ पर एक ही टाइप के जो रिएक्टेंट है इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन के लिए भी अगर रेट जो है इसकी ओनली फर्स्ट पावर के ही प्रोपोर्शनल हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मान लो उसमें डिफरेंट रिएक्टेंट है तो किसी एक रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा रिएक्टेंट इनएक्टिव रहेगा, यानी उसकी प्रेजेंस से रिएक्शन की रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में थोड़ा बता दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब इसको हम डेराइव करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसका डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन करने के लिए हम इसका करेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन की टर्म्स है उनको रखेंगे। और ये जो R है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसको यहाँ लिया है हम, और जो टाइम है उसको राइट हैंड साइड में लगे। अब इंटीग्रेशन करते हैं।
दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ जो होगा ये नेचुरल लॉग, मैंने लिखा है यहाँ पर ln मीन्स नेचुरल लॉग r, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, पीछे बच गया dt, तो इसका dt का इंटीग्रेशन होगा तो ये -kt बन जाएगा। -k तो पहले से ही था, ठीक है, और इसका हमने इंटीग्रेशन किया dt का तो t हो गया। जब इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको i से डिनोट किया है यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, हियर i इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट अ टाइम t, एट t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है उस टाइम, एट t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ r विल बी r0, यानी कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो देखो मैंने बताया आपको यहाँ पर t की जगह पर हमने रखा है 0, ठीक है, तो t जहाँ है वहाँ हम कर देंगे 0, तो ये हो गया 0, तो r की जगह पर क्या हो जाएगा r0, तो ये r0 हो गया, ये है प्लस i। तो इस तरीके से i की वैल्यू आप देखेंगे, ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो i की वैल्यू आपके सामने नेचुरल लॉग r0 इज इक्वल टू i, ठीक है, तो ये i की वैल्यू आ गई। अब इस i की वैल्यू को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो i की जगह पर मैं लिख लेता हूँ नेचुरल लॉग r0, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग r इज इक्वल टू -kt प्लस नेचुरल लॉग r0। तो अब ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन। अभी इसको आगे की ओर हम जब लेके चलते हैं तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं बाय रीअरेंज। जब रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो टर्म्स है कंसंट्रेशन की टर्म्स है, ये भी टर्म जो है कंसंट्रेशन की टर्म है, तो इनको एक तरफ ले लेते हैं। तो और जो टाइम की जो टर्म्स है इसको हमने राइट से जो है लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा kt इज इक्वल टू, ये तो यही है, तो नेचुरल लॉग r0 और ये इधर होकर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा नेचुरल लॉग r, ठीक है। अब आप सब ये जानते हैं कि लॉग के अंदर जब सब्ट्रैक्ट होता है तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा kt इज इक्वल टू लॉग r0 अपॉन r, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो अपॉन में चला जाएगा। या इसका उल्टा करके देख लो, भले ये डिवाइड में है, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो अब इसको आगे चलते हैं, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन t नेचुरल लॉग r0 अपॉन r, ठीक है।
क्योंकि ये अभी नेचुरल लॉग में है, जब हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो इसको नेचुरल लॉग को हम लॉग की बेस 10 में चेंज करते हैं। तो लॉग की बेस 10 में चेंज करने के लिए ये यहाँ पर हम ये नेचुरल लॉग है, इसको लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन t, तो ये हो जाएगा लॉग की बेस 10 R0 अपॉन R। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, दिस इज ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमने 2 पॉइंट तक कर लिया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। थर्ड जो है यूनिट ऑफ रेट इक्वेशन। अब इसकी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब आप देखें इसमें इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर जो जो टर्म्स आपको दिख रही है उसकी हमें जो यूनिट है उनको वैल्यू पुट करेंगे तो आपको के की यूनिट मिल जाएगी। तो ये तो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये टी टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। एंड आप यहाँ देख रहे हैं लॉग, ऊपर भी कंसल्टेशन है नीचे भी कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन अपॉन कंसल्टेशन। तो दोनों की यूनिट, कंसल्टेशन को मोल पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं और इसको भी मोल पर लीटर में रखते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट में क्या बच जाता है, ओनली टाइम बचता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट वो हो जाएगी सेकंड इनवर्स, एस इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब हम आगे चलते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट हमने कर लिया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट। जो हम ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो उनको देख लेते हैं। 2 टाइप्स के ग्राफ यहाँ इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है। जो पहला जो हम ग्राफ लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सेकंड जो इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेचुरल लॉग R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग R0। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रही है। मीन्स यहाँ पर अगर आप y एक्सिस पे नेचुरल लॉग R की वैल्यू लेते हैं, यानी कि इनिशियल कंसल्टेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, एंड x एक्सिस पे आप लेते हैं टाइम, यानी जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसल्टेशन वर्सेस टाइम, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये आपको लेना है y एक्सिस पे और टाइम लेना है x एक्सिस पे। तो इस तरह से जो ग्राफ y एक्सिस पे लिया हमने कंसल्टेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड x एक्सिस पे लिया हमने टाइम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ देखेंगे व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब स्टार्टिंग है, जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो टाइम इज इक्वल टू 0 होता है। तो 0 टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगा तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो कंसल्टेशन कितनी हो जाएगी, R0 के इक्वल। तो R0 के इक्वल होगी, यानी कि हाईएस्ट कंसल्टेशन है। उसके बाद में जैसे आप टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम 1 सेकेंड रखा तो ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ जो कुछ भी वैल्यू आएगी माइनस के आएगा, माइनस के। अगर टाइम 1 सेकेंड लिया है आपने तो ये माइनस के जो होगा, इसमें से जो कुछ भी वैल्यू है उसमें से नेगेटिव है, यानी माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर बाद में इसकी जो वैल्यू बढ़ती है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसमें से लेस होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लॉग R की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये ग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ये वैल्यू जो है इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। इस तरह से नेगेटिव में आता है, ये इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव में होगा। और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये इंटरसेप्ट कितना है, ये R0 के इक्वल है इंटरसेप्ट। और ये जो है यहाँ पर
जो इसका स्लोप है, स्लोप वो हो गया इज इक्वल टू माइनस के, नेगेटिव में होगा इसका स्लोप। तो एक ग्राफ तो ये हो गया। अब सेकंड जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हमें जो लास्ट में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी उससे लेते हैं। तो रेट इक्वेशन क्या थी, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। इसको लेके हम इसको करते हैं। तो थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू, देखो ये जो टी है इसको के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के टी हो जाएगा ये, और 2.303 इसके अपॉन में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, के टी बन गया, ठीक है। और ये 2.303 जो है इसके नीचे आ गया अपॉन में, इज इक्वल टू लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा है। अब हम यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किसके बिटवीन करेंगे, तो वो होगा लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम टी, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वेरिएबल जो है ओनली टी है, ठीक है। इस टी को छोड़कर बाकी के अपॉन 2.303 एक कांस्टेंट है। तो हम इसको देख के इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर इसको कि ये लॉग आर नॉट अपॉन आर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रोपोर्शनल बाकी वाला जो है के अपॉन 2.303 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से इसका ग्राफ जो आएगा वो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे लॉग आर नॉट अपॉन आर, एंड यहाँ ले लिया हमने टी टाइम, ठीक है। और जब हम इससे इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो ग्राफ आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ टाइम इक्वल 0 है तो ये भी 0 ही होगा। तो ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ और स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो हो जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है के अपॉन 2.303। स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। आप किसी भी ग्राफ को अगर देखेंगे तो जो स्लोप बनेगा उसका वो कांस्टेंट रहेगा, जो भी उस फॉर्मूले के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उसका स्लोप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 टाइप्स के कर्व इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड इज ए टाइम पीरियड इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट रिड्यूस हाफ, यानी कि जो इनिशियल में अपने जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी हाफ होने में जितना टाइम लगता है वो उसकी हाफ लाइफ पीरियड होता है, ठीक है ना। और क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये हाफ लाइफ पीरियड जो है पूरी रिएक्शन का हाफ टाइम नहीं है, यानी टोटल जो रिएक्शन होती है उसको शुरू से लेके लास्ट तक पूरी ख़त्म होने में जो टाइम लगा है उस टाइम का हाफ नहीं है ये, ठीक है ना। ये इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस होकर हाफ होने में जो टाइम लगता है वो ही इसका हाफ लाइफ पीरियड है। तो अब हम इसके लिए ये चेक करते हैं कि ये हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, इसको हमें चेक करना है। तो जो आप सब जानते हैं कि अभी अपने कैलकुलेट किया था फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये जो हमने निकाला है इसके लिए के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर अपॉन आर नॉट, ये जो लिया था इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं इसको। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा इसके लिए,
तो यहाँ जो टी है टाइम, टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ टाइम पर एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, जो कंसल्टेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो हो जाएगी इसकी इनिशियल कंसल्टेशन आर नॉट की हाफ, ठीक है ना। आर नॉट जो है इसका इनिशियल कंसल्टेशन है, इसका हाफ कर दिया, कब होता है ये, हाफ लाइफ टाइम पर। तो ये वाली वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो टी की जगह पर हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के रेट कांस्टेंट एंड लॉग आर नॉट अपॉन, अब अपॉन में क्या करेंगे, ये आर नॉट बाई 2, ये लिखना हमें आर नॉट बाई 2, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर भी आर नॉट है, नीचे भी आर नॉट है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और अपॉन में जो 2 है ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो log 2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे ये जो 2 है अपॉन में, ये 2 ऊपर आकर ये log 2 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के एंड log 2, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, log 2 की वैल्यू जो होती है, जब आप टेबल में देखते हैं तो इसकी 2 की वैल्यू 0.3010, तो 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन के, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन के। अब जो आपको यहाँ इक्वेशन दिख रही है लास्ट में, जो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो इसमें कहीं पे भी इनिशियल जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसल्टेशन नहीं है। तो इनिशियल कंसल्टेशन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसल्टेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये उससे फ्री है, यहाँ पर कहीं पे भी इनिशियल कंसल्टेशन नहीं आई है, मीन्स ये फ्री है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, नंबर है यहाँ पर जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और ये के है, तो के भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, मीन्स जो हाफ लाइफ पीरियड होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो एक कांस्टेंट है, यानी कि आपने स्टार्टिंग में कितना भी रिएक्टेंट ले लिया है तो उसको हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना उसके लिए फिक्स है, ठीक है। यानी कि आपने 1 kg रिएक्टेंट लिया है तो उसको हाफ होने में, यानी 500 ग्राम होने में जो टाइम लगता है, उसकी जगह अगर आपने 10 kg ले लिया है तो उसको भी हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लग रहा था। अगर आपने 100 ग्राम लिया है तो उसको हाफ होने में, यानी 50 ग्राम होने में जो टाइम लगेगा वो भी उतना ही लगेगा, उसमें टाइम में कोई चेंजेस नहीं होगा। मीन्स इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है इसकी कंसल्टेशन पर, इनिशियल कंसल्टेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब आगे आ जाता है अपने एग्जाम्पल, इसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है उनको ले लेते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन जो प्लेटिनम कैटलिस्ट पर होती है, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है, मेटल की सरफेस पे होती है, प्लेटिनम की सरफेस पर, प्लेटिनम और भी अदर मेटल हो सकते हैं, पैलेडियम वगैरह। तो यहाँ पर आप इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3, यानी इथीन से इथेन बनता है, इथीन टू इथेन ये बन रहा है। तो दिस रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये डिपेंड करती है इसकी किसकी कंसल्टेशन, किसी एक की कंसल्टेशन डिपेंड करेगा ये। तो ये हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है वो ओनली इथीन पर डिपेंड करती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसी की कंसल्टेशन पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन की कंसल्टेशन पर डिपेंड नहीं करती है। और एग्जांपल ले लें इसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इट इज आल्सो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
जब इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आगे 2 लगाया है, तो ये NO2 4, तो यहाँ आगे 4 लग जाएगा प्लस O2। ये रिएक्शन भी जो है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी भी जो रेट होगी ओनली N2O5, आगे आपको जो दिख रहा है वो बैलेंस करने के लिए लगाया है 2, ये तो इसकी मॉलिक्युलरिटी है, बट इसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि इसकी फर्स्ट पावर के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होती है। एज इट इज़ N2O है तो वो भी इसी तरह से रहेगा, यहाँ पर N2 एंड O2 बनता है। तो इस रिएक्शन की रेट ये भी जो है खाली इसकी N2O जो है इसकी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, इसकी फर्स्ट पावर के। तो ये जो भी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। और एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो फिजिक्स में भी यूज़ होता है, रेडियो डीके रिएक्शंस। जितने भी रेडियो डीके होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके होता है, तो वो डिकम्पोज होता है, तो उसको डीके होने में जो टाइम लगता है वो उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, उसमें भले कितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया हो। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, उन सब के लिए इनका डीके जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा।